सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में एक फीमेल बैकग्राउंड में कहती है कि इंसानी दिमाग आसमान से भी ज्यादा विशाल और समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। जिसके बाद हम मोरा फ्रैंकलिन को देखते हैं जो एक पागल खाने में होती है, जहां वो अपने पिता हेनरी से कह रही होती है कि मुझे पता है कि मैंने क्या देखा, मैं पागल नहीं हूँ। जिसके बाद वो उनसे पूछती कि मेरा भाई कहाँ है। आप ही ने उसे प्रोमीथियस नाम की जहाज पर भेजा था, जहां उसे पता चल गया था कि आप उन जहाज पर क्या करते, लेकिन उसके पिता उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देते। जिसके बाद वो लोग मोरा को खींचते हुए 1011 नंबर के कमरे में ले जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद मोरा को एक रूम में होश आता है, जहां होश में आने पर वो नोटिस करती है कि ये सब बस उसका एक सपना था। लेकिन अगली पर वो ऑब्जर्व करती है कि उसके हाथों पर लाल निशान पड़ गए, जैसे कि उसे काफी देर तक रस्सी से बांध कर रखा गया हो। लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये निशान उसके हाथों पर कैसे पड़े। फिर इसके बाद वो वहाँ पड़े न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि 4 महीने पहले प्रोमीथियस जहाज अचानक से समुद्र के बीच कहीं गायब हो गया और अभी तक भी उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर इसके बाद उसे वहाँ उसके भाई की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे पता है कि हमारे पिता ने क्या किया है, मुझसे न्यूयॉर्क में आकर मिलो और तब तक किसी पर भी भरोसा मत करना। अब ये चिट्ठी पढ़ने के बाद मोरा मिरर के सामने जाकर बड़बड़ाने लगती है कि मेरा नाम मोरा फ्रैंकलिन है और 19 अक्टूबर 1899 आज की तारीख है और मैं पागल नहीं हूँ। फिर इसके बाद वो रूम नंबर 1011 से बाहर निकलती है और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इससे पहले उसके सपने में जो 2 लोग उसे पकड़कर जिस कमरे में ले गए थे उसका भी नंबर यही था। वहीं अब हम देखते हैं कि मोरा कैरबेरोस नाम की एक क्रूज जहाज पर है, जो पैसेंजर्स को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क ले जा रही है और मोरा यहाँ फर्स्ट क्लास की पैसेंजर है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम इस जहाज पर काम करने वाले एक लेबर ओलेग को देखते हैं। जिसके बाद हम इस जहाज में बने एक डाइनिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ सभी फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर्स लंच कर रहे थे। इनमें से यहाँ हम एक फ्रेंच कपल को भी देखते हैं, जहाँ पति लूसियन अपने पत्नी क्लेमेंस की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जो पास के टेबल पर बैठी एक जापानीज लड़की लिंगियो को घूर कर देख रहा था, जिसने कुछ ज्यादा ही मेकअप किया हुआ था। इनके अलावा इस जहाज पर 2 भाई रमीरो और एंजल भी सफर कर रहे थे, जिसमें से रमीरो एक प्रीस्ट था। फिर इसके बाद हम मोरा को देखते हैं, जिसकी मुलाकात यहाँ पर वर्जीनिया नाम की एक लेडी से होती है और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें मोरा वर्जीनिया को बताती है कि उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड में लड़कियों को सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई करने की इजाजत थी और वो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। फिर इसी बीच वहाँ अचानक से कैस्टर नाम का एक लड़का भागते हुए आता है, जो इस जहाज पर 3rd क्लास की टिकट में सफर कर रहा था और अब वो सभी से विनती करता है कि अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो कृपा करके मेरे साथ चले, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और सही समय पर इलाज ना मिला तो मर जाएगी। पर तभी यहाँ पर जहाज का गार्ड फ्रांस उसे खींचकर वहाँ से वापस उसके 3rd क्लास वाले एरिया में ले जाता है और फिर से 1st क्लास वाले एरिया में आने से मना करता है। लेकिन मोरा भी उसका पीछा करते हुए उनके एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि क्रेस्टर की बहन तो वहाँ पर बहुत पेन में है, क्योंकि वो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा अंदर बुरी तरह से फंस गया था। पर जल्दी मोरा उसका ट्रीटमेंट शुरू करके उसकी पेन को कम कर देती है। अब अगले सीन में हम जेरोम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कोयले के ढेर में छुप कर इस जहाज पर आ गया था और अब वो वहाँ से बाहर निकलकर जहाज के स्टाफ के कुछ कपड़े चुरा कर उन्हें पहन लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो फ्रेंच कपल अपने रूम में इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन लूसियन बीच में ही वहाँ से उठकर चला जाता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी शादी बिना उनकी मर्जी से हुई थी और वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब सीन फिर से 3rd क्लास वाले एरिया में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ टोप की छोटी बहन एडा उसकी जान बचाने के लिए मोरा को धन्यवाद करती है। लेकिन जैसे ही एडा उसे छूती है तो मोरा को कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो एक बीटल को देखती है और अब इन विजन से उसका दम घुटने लगता है, इसलिए उस एरिया से वापस 1st क्लास एरिया में आ जाती है और अपने गले में पहने हुए पेंडेंट को देखने लगती है। तभी वहाँ पर इस जहाज का कैप्टन इयाक आता है, जो मोरा को समझाता है कि उसे 3rd क्लास वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। जो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर इयाक का असिस्टेंट सेबेस्टियन आकर उसे खबर करता है कि उनकी जहाज पर कोई बार बार मैसेज करके एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है और हो सकता है कि ये मैसेज कोई प्रोमेथियस जहाज से भेज रहा हो। इसलिए अब इयाक इस जहाज का रास्ता बदलकर मैसेज में लिखे कोऑर्डिनेट्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब जहाज के रास्ता बदल लेने से रमीरो और एंजल बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। फिर अगले सीन में हम मोरा को अपने रूम में देखते हैं, जहां वो अपने भाई की चिट्ठी को देखकर रो रही होती है, जिस पर लिखा हुआ था कि जो कुछ खो गया है वो वापस मिल जाएगा। अब इसके बाद वो कैप्टन इयाक से जाकर मिलती है और उसे सवाल करती है कि क्या प्रोमेथियस जहाज पर अब 4 महीने बाद भी कोई जिंदा बचा होगा,
जिस पर यह जवाब देता है कि अगर जहाज पर खाना बचा होगा तो शायद कुछ लोग अब भी उसमें जिंदा होंगे। जो सुनकर अब मोरा वहाँ से चली जाती है। पर अब उसकी वहाँ से जाने के बाद यह भी अपने सामान में से एक चिट्ठी निकालकर उसे देखने लगता है, जिस पर भी यही लिखा था कि जो कुछ खोया है वो वापस मिल जाएगा। फिर अगले सीन में हम मोलैक को देखते जो जहाज के फर्स्ट क्लास एरिया में बैठकर खाना खा रहा था। तभी फिर वहाँ पर जेरोमी आ जाता है, जिसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए ओलेग खाने के लिए उसे अपनी ब्रेड दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मोरा और यह प्रोमेथियस जहाज के बारे में ही बात कर रहे होते, लेकिन तभी उन्हें सामने प्रोमेथियस जहाज नजर आती है, जिसके बाद यह एक फ्लेयर गन चलाकर उस जहाज को सिग्नल देता है कि हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। फिर वो फ्रांस, ओलेग, जेरोमी, रमीरो और मोरा को साथ लेकर उस प्रोमेथियस पर जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें जहाज पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जहाज में हम एंजल को देखते जो एक सिगरेट देने के बहाने क्रेस्टर के चेहरे को अजीब तरह से छूने लगता है, जो क्रेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वहाँ से चला जाता है। पर अब एंजल की इस हरकत से हमें पता चलता है कि वो एक गे है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम लिंगी और उसकी मॉम युगजे को देखते, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि लिंगी इस जहाज पर एक जापानीज लड़की होने का नाटक कर रही थी। दरअसल इस जहाज पर ट्रैवल कर रही वर्जीनिया ने इन दोनों को जापानीज होने का झूठा नाटक करने को कहा था, जिससे इन्हें न्यूयॉर्क में आसानी से एंट्री मिल जाए, क्योंकि वर्जीनिया ऐसे ही कई लड़कियों को जहाज से न्यूयॉर्क लेकर आती थी, जिसके बाद उनकी मदद से वो अमीर आदमियों को फंसाकर उनसे पैसे कमाती थी। आप सीन फिर से प्रोमेथियस जहाज पर शिफ्ट होती है, जहाँ मोरा को यहाँ वैसा ही बीटल दिखाई देता है जैसा उसने अपने विजन में देखा था, इसलिए उसके पीछे चली जाती है। अब उसका पीछा करते वो एक दरवाजे के पीछे चली जाती है, जिसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हुआ था और उसके अंदर कोई मौजूद था, जो वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजे को खटखटा रहा था। और जब मोरा उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें से एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है, जो अभी तक भी बिल्कुल सही सलामत था। वहीं दूसरी तरफ प्रोमेथियस में से एक इंसान समुद्र के पानी में तैरकर ईएक की जहाज पर आ जाता है, जिसके बाद वो मोरा के रूम के बाहर आकर उसे ध्यान से देखता है। अब इसके बाद वो उसके पास वाले 1013 नंबर के कमरे के सामने जाता है और अपनी जेब में से एक बीटल निकालकर उसे उस कमरे में भेज देता है, जिसके बाद वो बीटल अंदर से उस रूम का दरवाजा खोल देता है और फिर वो इंसान रूम के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रोमेथियस जहाज पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वो छोटा बच्चा बाहर आने के बाद मोरा को एक ब्लैक कलर का पिरामिड देता है, जिसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कैप्टन ईएक को देखते, जिसकी आंख एक अंधेरे जंगल में खुलती है, जिसके बाद उसे जंगल के अंदर से अपनी बेटी नीना के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। और जब ईएक उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ अपना घर दिखाई देता है, जिसकी खिड़की से उसे उसकी पत्नी सैरा और बेटियां देख रही होती है। लेकिन अगली पल उस घर में आग लग जाती है और वो सभी उसमें जलकर मारे जाते हैं। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये सब ईएक का बस एक बुरा सपना था, इसलिए वो अपनी जहाज केरबेरोस पर नींद से जागता है। अब उठने पर वो एक हेयर बैंड को देखने लगता है जो उसे प्रोमेथियस जहाज से मिला था। तभी फिर वहाँ सेबेस्टियन आकर उसे खबर करता है कि कंपनी वालों ने मैसेज भेजकर कहा है कि हमें प्रोमेथियस जहाज को डुबाना है, जिसके साथ ही उनके प्रोमेथियस जहाज से वापस लौटने के बाद से यहाँ के सारे कंपस ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे अब वो सही डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहे। आप सीन मोरा के रूम में शिफ्ट होती है, जहाँ प्रोमेथियस जहाज से मिला वो बच्चा सो रहा होता है और इस दौरान उसका कोट चेक करने पर मोरा को उसमें से एक वेडिंग रिंग मिलती है, लेकिन मोरा उसे वापस कोट के जेब में रखकर वहाँ से चली जाती है। पर अब उसके जाते ही वो बच्चा अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़का सोने का नाटक करके मोरा पर नजर रख रहा था। अब मोरा के रूम से जाने के बाद डैनियल उसके रूम के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी मोरा वापस आ जाती है, जिसे देखकर अब डैनियल बहाना बनाता है कि मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि मुझे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, और इसीलिए मैं अंदर जाकर चेक करने की कोशिश कर रहा था, जो कहकर वो रूम में चला जाता है। पर डैनियल को देखकर मोरा को लगता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे इस बारे में अभी कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अब उस बच्चे के पास जाकर उसे कुछ खाने के लिए देती है। और अब उससे वो प्रोमेथियस जहाज के बारे में पूछने लगती है कि उसे वहाँ किसने बंद किया और वहाँ के बाकी पैसेंजर्स का क्या हुआ। लेकिन वो बच्चा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और फिर से उसे वो ब्लैक पिरामिड ला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल क्रेस्टर से मिलने जाता है और उसे एक सिगरेट का बॉक्स गिफ्ट करता है, लेकिन टॉप ये सब देख लेती है, जो अब एंजल के वहां से जाने के बाद गुस्से में क्रेस्टर को एंजल से दूर रहने को कहती है। फिर अगले सीन में हम लूसियन को देखते हैं, जो लिंगी की तरफ आकर्षित था और वो उससे जापान के बारे में कुछ बातें करने लगता है, लेकिन तभी युगजी वहां आ जाती है, जो लिंगी को वहां से ले जाती है।
पर अब इसके बाद वर्जिना लूसियन के पास जाती है और उसे लिंग ए के साथ एक रात बिताने का ऑफर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेरोम को देखते हैं जिसके हाथ में एक पेपर था जिस पर लूसियन का नाम और उसका रूम नंबर लिखा हुआ था, जो देखकर हमें समझ आता है कि वो इस जहाज पर लूसियन को ढूंढने आया था। जहाँ फिर जेरोम लूसियन का रूम ढूंढ लेता है और जब उसे पता चलता है कि इस वक्त रूम में कोई नहीं है तो वो रूम के अंदर घुस जाता है और वहाँ टेबल पर एक मेडल को रख देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि क्लेमेंस वहाँ आ रही है, जिसे देखकर वो बेड के नीचे छिप जाता है और अब ये मेडल टेबल पर देखकर क्लेमेंस उसे ड्रॉवर में रख देती है, जिसके बाद वो किसी काम से वापस रूम के बाहर चली आती है और फिर उसके जाते ही जेरोम भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हम सेबेस्टियन और फ्रांस को देखते हैं जो ईएक से थोड़ा नाराज लग रहे थे क्योंकि कंपनी के आदेश के बावजूद ईएक ने प्रोमेथियस जहाज को डुबाने से मना कर दिया था। पर तब हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले ईएक की पत्नी सैरा ने अपनी दोनों बेटियों के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब हम ईएक को देखते हैं जिसे फिर से नीना के गाने की आवाज आने लगती है और वो उसका पीछा करते हुए कमरे में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सैरा उसकी दोनों बेटियां जिंदा है और वो वहां उसका इंतजार कर रही थी। साथ ही जो हेयरबैंड ईएक को प्रोमेथियस जहाज पर मिला था वो नीना ने पहना हुआ था, जहां वो अपने परिवार को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही वो नीना को गले लगाता है तो वो आग में जलने लगती है, जिसके बाद कमरे में एक जोर का धमाका होता है जिससे ईएक थोड़ा दूर जाकर गिरता है और अब आग खुलने पर वो देखता है कि ये कमरा पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन तभी वहाँ एक बीटल को देखता है जो कमरे की चिमनी में जा रहा था, जो देखकर अब ईएक भी उस बीटल का पीछा करते हुए चिमनी की सीढ़ियों से ऊपर आकर एक शाफ्ट के रास्ते से कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि बाहर आने वाले रास्ते के दरवाजे पर एक ट्रायंगल का निशान बना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही निशान ईएक और मोरा की चिट्ठियों पर भी बना हुआ था। आप सीन मोरा के कमरे में फिर से शिफ्ट होता है जहां वो उस बच्चे की गर्दन पर एक ट्रायंगल और लाइन का निशान देखती है। इसलिए वो उसे इस निशान के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो बच्चा फिर से उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर तभी वहाँ पर ईएक आ जाता है जो गुस्से में उस बच्चे को धमकाते हुए उससे प्रोमेथियस जहाज के बाकी पैसेंजर्स के बारे में पूछने लगता है, जिससे डरकर अब वो बच्चा रोने लगता है। लेकिन फिर भी वो इस बारे में कुछ नहीं बताता और फिर वो ईएक को शांत करने उसे रूम से बाहर ले जाती है। अब इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ हम क्लेमेंस को देखते हैं जो प्रोमेथियस जहाज को देख रही होती है। तभी फिर वहाँ पर जेरोम आकर उसे जहाज के बारे में बातें करने लगता है और इस दौरान ही क्लेमेंस जेरोम की तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेरोम वहाँ से चला जाता है और जब वो जहाज में घूम रहा होता है तो फ्रांस उसे देखकर समझ जाता है कि वो बिना टिकट के इस जहाज पर घुस आया है, इसलिए वो बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर जेरोम को पकड़ लेता है। अब इसके बाद सीन जहाज के थर्ड क्लास एरिया में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ टॉप जब क्रेस्टर के पास एंजल का सिगरेट बॉक्स देखती है तो गुस्से में उसे क्रेस्टर से छीन लेती है और फिर वो ऊपर आकर एंजल को उसका बॉक्स वापस कर देती है और उसे क्रेस्टर से दूर रहने की चेतावनी फिर से देकर वहाँ से चली जाती है। पर अब रमीरो को ये सब देखकर पता चल जाता है कि एंजल और क्रेस्टर के बीच कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जब एंजल अपने रूम में आता है तो वहाँ क्रेस्टर को लेकर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और यहाँ अब उनकी बातों से हमें समझ आता है कि ये दोनों भी भाई नहीं है और ना ही रोमेरो कोई प्रीस्ट था, बल्कि ये दोनों गे है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त में इंग्लैंड और यूरोप में गे होना एक जुर्म था और इसके लिए मौत की सजा दी जाती थी, इसलिए ये दोनों भाई होने का नाटक करके जहाज की मदद से न्यूयॉर्क जा रहे थे। पर फिर इनके बहस के दौरान ये दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, जिसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो थर्ड क्लास एरिया में एक बीटल को भेजता है और वो बीटल एडा के पास जाकर उसे उसके साथ आने का इशारा करता है, जिसके बाद एडा उसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाती है। तभी डैनियल वहाँ आता है और वो एडा से सॉरी कहता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब इसके बाद सीन डाइनिंग हॉल में शिफ्ट होती है, जहाँ ये सभी पैसेंजर्स को ऐलान करता है कि उसने प्रोमेथियस जहाज को केरबरस जहाज के साथ बांध कर ले जाने का फैसला किया है, लेकिन जहाज में इतना कोयला नहीं है जिससे वो इन दोनों जहाज को न्यूयॉर्क ले जा सके, इसलिए वो इन दोनों जहाज को वापस यूरोप ले जाने वाला है। पर अब यह है कि ये बात सुनकर जहाज के सभी पैसेंजर्स उसके इस फैसले का विरोध करने लगते हैं, लेकिन इससे ईएक को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ से चला जाता है। पर अब जब मोरा उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है तो ईएक उसे वो चिट्ठी दिखाते हुए कहता है कि ये उसे अपने सामान में से मिला था और उसे लगता है कि प्रोमेथियस जैसे उसके परिवार को कुछ लेना देना है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन और फ्रांस भी ईएक के इस फैसले से नाराज थे, जहां फ्रांस सेबेस्टियन को ईएक के खिलाफ बगावत करने का आइडिया देता है।
लेकिन सेबेस्टियन इसके लिए मना कर देता है, इसलिए फ्रांस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर इसके बाद उसे जहाज के एक कोने में कुछ दिखाई देता है और फिर वो यह के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे जहाज पर कुछ मिला है जो आपको चलकर देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सेबेस्टियन को देखते हैं जिसे कंपनी से कोड लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते और इन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ट्रायंगल्स बने हुए थे, जो सब देखकर हमें समझ आता है कि कंपनी यहाँ सभी से कोई राज छिपा रही है और सेबेस्टियन भी कंपनी के इस काम में उसका साथ दे रहा है। अब एपिसोड की आखिरी सीन में हम फ्रांस को देखते हैं जो यह को जहाज के कोने में लेकर जाता है जहां एडा की लाश पड़ी हुई थी। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।